नमस्कार, rocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गुजरात से पहली जीत और देश के 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। मुकेश दलाल नाम के उसके कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चूँकि आपको पूरी खबर पता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि निर्विरोध होने का मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा, बल्कि ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण आज ये फैसला पूरे भारत में चर्चा का विषय है। नीलेश कुंभानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इनके खिलाफ, दलाल साहब के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने अपना पर्चा भरा था और अपना जो पर्चा उन्होंने भरा, उस पर्चे में जैसा होता है कि जब कोई आदमी पर्चा भरता है तो प्रस्तावकों के नाम होते हैं। 3 प्रस्तावकों के दस्तखत फर्जी पाए गए। ये कहा गया कि 3 लोग जिन्होंने, उनकी 4 लोगों में से 3 लोग जिन्होंने उनको प्रस्तावित किया था उम्मीदवार के तौर पे, उनके दस्तखत फर्जी हैं। अब कोई कैंडिडेट फर्जी दस्तखत क्यों कराएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं। हुआ ये कि जिन्होंने इनके प्रस्तावक पे दस्तखत किए थे वो कोई गैर नहीं थे, इनके एक बहनोई साहब थे। इनकी बहन का बेटा भांजा था और इनका बिजनेस पार्टनर था। इन तीनों लोगों ने इनके प्रस्तावक के दस्तखत किए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट के। अब ये जो कैंडिडेट महोदय हैं, इनके प्रस्तावक के दस्तखत करने के बाद जाके इन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके अलावा इस चुनाव में और भी कई कैंडिडेट थे और कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें 4 स्वीकार कर लिए गए, 12 खारिज कर दिए गए और 8 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया। यानी एक आदमी के खिलाफ 24 लोग पर्चा भरने गए थे और वो निर्विरोध निर्वाचित हुआ। तो हुआ ये कि इन्होंने जब पर्चा भरा था तो इनके जो रिश्तेदार जिनके दस्तखत थे, भारतीय जनता पार्टी, टेक्निकल चीज़ समझिए जो कहीं पे लोग बता नहीं रहे हैं, जिसके बगैर आप पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के एजेंट ने या उसके प्रतिनिधि ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की, यानी जिला कलेक्टर से शिकायत की कि जो इनके पर्चे में नाम लिखे हुए हैं वो नाम फर्जी हैं। इसके बाद में कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि वो आकर अपनी बात रखें। कैंडिडेट गायब हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जिन लोगों के दस्तखत फर्जी बताए गए थे भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी के द्वारा, वो आदमी एक नोटरी के शपथ पत्र को देता है और जो नोटरी के 3 शपथ पत्र लाए जाते हैं, वो शपथ पत्र जिस नोटरी ने तैयार किए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और वो नोटरी महोदय ने जो शपथ पत्र तैयार किए, वो शपथ पत्र रिटर्निंग ऑफिशियल के सामने आते हैं कि देखिए साहब, इन लोगों का कहना है कि हमने तो साइन ही नहीं किए थे। यानी कि भांजे ने कहा कि मैंने अपने मामा के कैंडिडेट में साइन नहीं किए थे, बहनोई ने कहा कि मैंने अपने साले के फॉर्म पे साइन नहीं किए थे, और बिजनेस पार्टनर ने भी कह दिया कि मैंने अपने साले के फॉर्म पर साइन नहीं किए थे। तीनों लोग गायब हो गए और रिटर्निंग ऑफिसर के पास आकर कहने वाला कोई नहीं था कि वो तीनों लोग सचमुच उन्होंने एफिडेविट दिया है कि एफिडेविट उनका कहीं से आ गया। इसके बावजूद उस एफिडेविट को उनकी उपस्थिति माना गया और उस एफिडेविट के आधार पर उन व्यक्तियों के मिले बगैर ही फैसला हो गया और एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया कि भैया आप चुन लिए गए हैं। इसके बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने एक ट्वीट किया बीजेपी के कि ये हो गया वो हो गया, मोदी जी के चरणों में पहली जीत, और मुख्यमंत्री ने भी कर दिया। अभी तक जिन्होंने एफिडेविट दिया था उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यानी जो व्यक्ति जिसने साइन किए थे फॉर्म पे, वो तीनों व्यक्ति गायब हैं। तो अब बड़ा मसला ये है कि आपके सामने इस तरह का मामला आए, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आप क्या भरोसा कर लोगे कि भाई बंदा सामने नहीं आ रहा है और उसकी तरफ से एफिडेविट आ गया है, तो क्या एफिडेविट को मान लेंगे? क्या वो एफिडेविट फोर्सफुली नहीं साइन कराया जा सकता? क्या वो व्यक्ति कहीं दबाव में नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जब आप कोई एफिडेविट देते हैं, कोई शपथ पत्र देते हैं, तो उसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है कि मैं होशो हवास में
बगैर किसी नशे पत्ते के, बगैर किसी दबाव के, स्वेच्छा से ये बात लिख रहा हूँ। और इससे भी बड़ी बात ये कि जब इस तरह के संदेह के बादल थे तो फर्ज बनता था कि जो दस्तखत आपके सामने पेश किए गए हैं, आप उन दस्तखत को उस व्यक्ति के दस्तखतों के कहीं और से नमूना मंगाकर मिला लेते हैं, क्योंकि मसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का है और भारत के संविधान के आधार पर इस देश में लोगों के सच्चे प्रतिनिधि चुनने का है। ये लोगों के राइट टू इलेक्ट का मसला है। तो किस आसानी से और किस अफरा तफरी में वो दस्तखत कबूल कर लिए गए। इसके बाद से वो जो कैंडिडेट है जिसका नामांकन गलत हुआ है वो भी गायब है। अगर वो कैंडिडेट वहाँ पर है तो उसको आके बोलना चाहिए कि भैया हमारा तो गलत हो गया वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं। इसके अलावा क्या हुआ, कांग्रेस ने एक दूसरा कैंडिडेट रखा था, एक डमी कैंडिडेट रखा जाता है, और वो इसी सावधानी के तौर पर रखा जाता है कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अगर है और उसका पर्चा अगर रद्द हो जाता है किसी तकनीकी ग्राउंड पे, तो पार्टी जो डमी कैंडिडेट खड़ा करती है उसको कैंडिडेट घोषित कर देती है। तो इस तरह से पार्टी का एक प्रतिनिधि वहाँ रह जाता है। लेकिन डमी कैंडिडेट के साथ भी यही हुआ। उसके फॉर्म पर दस्तखत करने वाले एक प्रस्तावक ने भी कह दिया कि उसका दस्तखत नकली है, और कह नहीं दिया, उसका भी वैसा ही उसी स्टाइल में एक एफिडेविट आ गया, उसका भी पता नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के गैरहाजिरी में उनके नामांकन पत्र को प्रस्तावित करने वाले लोग, उनकी गैरहाजिरी में उनका एक एफिडेविट आता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, और उस एफिडेविट के आधार पर वो किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करके और एक पार्टी वाले को चुन देते हैं। जब ये सारे के सारे नाम वापस हो गए तो इसके बाद और भी रोचक चीज़ हुआ ये कि 8 लोगों ने, जिसमें कुछ छोटी मोटी पार्टियों के थे, कुछ निर्दलीय थे, और आखिरी पर्चा वापस लिया भारतीय बहुजन समाज पार्टी वाले ने। यानी 8 उम्मीदवारों ने पर्चे वापस ले लिए। इस तरह से ये निर्विरोध चुन लिए गए। अब ये है, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, इत्तेफाक 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, एक ही तरह का इत्तेफाक तरह तरह से, एक ही सीट पर एक ही आदमी के पक्ष में। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कई तकनीकी सवाल हैं जो कानूनी तौर पर कहीं पे भी किसी कानून की कसौटी में सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमन सेंस रखते हैं, सामान्य बोध हमारा जो है, उसके आधार पर हमको लगता है कि भाई अगर कोई आदमी कह रहा है कि मेरे दस्तखत नकली हैं तो सामने तो आना चाहिए। सामने ना भी आए और अगर उसने कोई कागज़ भेज दिया है तो हमको देखना पड़ेगा उस कागज़ पे जो दस्तखत हैं, वो दस्तखत और फॉर्म पे जो दस्तखत हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कि हमने वैसे ही नकली मान लिया। और ये मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। देश की संसद में एक आदमी को चुन के जाना है जिसको देश के लिए कानून बनाना है। और ठीक है, उस आदमी के साथ ये हुआ तो हुआ, उसके डमी कैंडिडेट के साथ भी सेम चीज़ हो गई, वही एफिडेविट, फिर कोई मिलान नहीं, फिर कोई एक्शन नहीं, और बाकी उम्मीदवारों के नाम भी वापस हो गए। अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर फर्जी दस्तखत थे तो भैया अपने रिश्तेदारों के ही फर्जी दस्तखत कोई क्यों कराएगा? अपने भांजे के, अपने बहनोई के, और तो और मतलब बहनोई और भांजा तो बाप बेटा हो गए ना, और इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के 3 लोगों ने फेक दस्तखत कर दिए। तो इसके बाद एक थ्योरी ये उठ के आ रही है, वो थ्योरी ये है कि ये जो उम्मीदवार था कांग्रेस पार्टी का, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं हो गई, मिल तो नहीं गया है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि उस आदमी ने खुद ही अपना नामांकन वापस लेने के लिए ये नाटक रचा हो। तो अगर नामांकन वापस लेना था तो वैसे ही मैदान से हट जाता, उसके लिए भी तो अनुमति है। इतना नाटक रचने की ज़रूरत क्या थी? ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये भी है कि उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक तीनों लोग उसके घर परिवार के ही लोग थे, उसका बिजनेस पार्टनर था। ये लोग कहाँ गायब हैं? इनका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? और इस तरह से ये अपने आप में एक चिंता की बात हो गई। अब कांग्रेस पार्टी
इसमें आ गई है सामने। कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी अति विनम्र भाषा में, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी पार्टी के साथ कुछ भी हो रहा हो, वो वहाँ जाके अजीब सी ट्रांसलेशन वाली अपनी हिंदी विनम्र भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं और इसी भाषा में वो जाके आप चुनाव आयोग से शिकायत करके आए और लौट कर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको अफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। सिंघवी साहब से तो कांग्रेस के वहाँ के लोकल नेता ज़्यादा इस पर प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। एक वकील साहब हैं बाबू मुंगी किया, उन्होंने ये कहा है कि भैया ये कैसे हो सकता है, पहले इनको टैली करना चाहिए था, अपहरण की जांच करनी चाहिए कि हमारे कैंडिडेट को और उसके प्रस्तावकों को का अपहरण तो नहीं किया गया। जो उन लोगों ने कहा है वो भय मुक्त वातावरण में कहा है, डरा धमकाकर तो नहीं उनसे कुछ कराया गया, और इसके बगैर आपने फॉर्म रद्द कर दिया। ये गलत है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की आप बात सुने तो आपको लगेगा कि ये मान रहे हैं कि इनका कैंडिडेट उनसे मिल गया है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व कह रहा है कि ये गलत है। क्या कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का कैंडिडेट 4 प्रस्तावक नहीं ला सकता था? ऐसे जो उसको उम्मीदवार देखना चाहते हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये पूरा किस्सा ट्विटर पे जयराम रमेश अपने तरीके से बयान करते हैं और साथ में कहते हैं कि सूरत में इस बार बीजेपी हारने वाली थी। 1985 से लगातार जीत रही है, लेकिन इस बार हारने वाली थी। उसकी वजह ये थी कि सूरत में जो लघु उद्योग हैं, MSME हैं, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह नाराज़ थे। और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, आपको याद होगा एक बार लॉकडाउन के टाइम में दूसरे मौक़ों पे भी सूरत के लोग सड़कों पर उतरे थे। तो इस डर से कि चुनाव हार ना जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने एक गड़बड़ की है। बहरहाल ये गड़बड़ की है नहीं की है या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पूरा किस्सा जो मैंने आपको बताया है, ये अपने आप में संदिग्ध लगता है। और किस्सा अगर संदिग्ध है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके चुनाव आयोग को जल्दी से कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव से कुछ ठीक पहले ये हुआ है और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या आपको क्या लगता है, क्या सचमुच ये सब कुछ स्मूथ नॉर्मल मामला था या इसमें कुछ हेरा फेरी हुई थी? आप भी कमेंट करके बताइए कि ये धांधली हुई है या सचमुच में इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो गए। एक कैंडिडेट के प्रस्तावक के दस्तखत खराब निकल गए, दूसरे कैंडिडेट के प्रस्तावक के दस्तखत खराब निकल गए, निर्दलीय से लेकर सारी पार्टी वाले कैंडिडेट्स ने 8 कैंडिडेट्स ने नाम वापस ले लिए। तो दलाल साहब जो हैं, अगर वो इतने धनी हैं किस्मत के, या इतने कौशलपूर्ण आदमी हैं, या वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं जनता के बीच में, तब तो मोदी जी के बाद उन्हीं को PM कैंडिडेट होना चाहिए। खैर कोई भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कोई भी CM बन सकता है, तो PM बनाने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, जय हिंद।